आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। रईसी से अब तक संपर्क नहीं हो सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इस हादसे को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको वो सवाल ही बताते हैं। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा है या साजिश? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चालक दल को खराब मौसम का अलर्ट नहीं था, यानी ये जानकारी नहीं थी कि खराब मौसम है? घने कोहरे के बावजूद भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान आखिर क्यों भरी? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह कि रईसी समेत सभी टॉप लीडर्स एक हेलीकॉप्टर में क्यों सवार थे, क्योंकि विदेश मंत्री भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ। क्रैश के 3 घंटे के बाद भी इब्राहिम रईसी से संपर्क आखिर क्यों नहीं हो पाया है? रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त जो आ रही है ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति से 3 घंटे बाद भी संपर्क नहीं हो सका है। ईरान के उत्तर पश्चिम में क्रैश हुआ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर। घने कोहरे की वजह से हवाई ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से यहां पर हवाई ऑपरेशन नहीं चलाया जा पा रहा था। अभी 3 घंटे हो चुके हैं इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश होने के बाद और अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से अब तक संपर्क क्यों नहीं हो पाया है? 3 घंटे के बाद भी कोशिश की जा रही है लगातार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से संपर्क हो सके, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन इस वक्त ईरान में दुआएं मांगी जा रही हैं इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई 40 रैपिड रिस्पांस टीम के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर की घटना पर लगातार नजर बनी हुई है। ईरान में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने अहम बैठक बुलाई है, आपात बैठक बुलाई गई है ईरानी सरकार द्वारा भी। तो ईरान में लगातार और तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। हर तरह के हालात के लिए इस वक्त ईरान की सरकार तैयार है। 2 बड़ी खबर आपको इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, घने कोहरे की वजह से हवाई ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति से, उनके हेलीकॉप्टर में सवार लोगों से, टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ 40 टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक जो सर्च टीम्स हैं उनका भी संपर्क नहीं हो पाया है ग्राउंड जीरो पर हेलीकॉप्टर क्रैश जहां हुआ है उससे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किस तरह से लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, रईसी के हेलीकॉप्टर की आखिरी लोकेशन का पता चला है। तो इस वक्त आपको बता दें कि जो आखिरी लोकेशन है उसकी जानकारी मिली है। संगुन तांबे की खदान, कॉपर माइंस हैं संगुन की, वहां पर आखिरी लोकेशन मिली है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की। MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें सवार थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। हेलीकॉप्टर का GPS आखिरी बार यही संगुन के जो कॉपर माइंस हैं, जो तांबे की खदानें हैं, वहाँ पर एक्टिव था। उसके बाद उसका संपर्क टूट गया, लेकिन जो आखिरी लोकेशन मिली है वहाँ से आगे उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन देखिए 2-3 बड़ी खबरें इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की वजह से हवाई ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, सर्च ऑपरेशन को। ईरान में दुआओं का दौर जारी है, क्योंकि 3 घंटे के बाद भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पाया है और लास्ट लोकेशन मिल चुकी है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में सरकार की इमरजेंसी बैठक हो रही है। ईरान में लगातार बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई बैठक कर रहे हैं। तो ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं खामेनेई, उनकी बैठक चल रही है। उन्होंने बैठक में चर्चा की है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं वो। रईसी के हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन पर यह आपात बैठक बुलाई गई है खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई द्वारा, और वो खुद लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस सर्च ऑपरेशन में जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हसन नसरल्लाह के बेटे की इजराइल को धमकी सामने आई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में आएगी तबाही, ये कहा है हादी नसरल्लाह ने। तो देखिए अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं ईरान से, जिसमें इस वक्त ईरान में अलग तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव हैं हसन नसरल्लाह और
उनके बेटे की तरफ से जो हादी नसरल्लाह है उनकी तरफ से इस तरह की बात सामने आई कि अगर इसमें इजराइल का हाथ हुआ, अगर इजराइल की तरफ से इस तरह का कोई भी सैबोटाज किया गया है तो फिर दुनिया का नक्शा हम बदल कर रख देंगे। तो हिजबुल्लाह की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। शारदेंदु जी, देखिए इसी की हम बात कर रहे थे कि अब सबसे पहले तो जो ये हालात बने हैं जिसमें अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो हालात हैं अभी, इसमें कई तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं इब्राहिम रईसी की सलामती को लेकर? देखिए, जिस तरीके के आज की डेट में इंफॉर्मेशन आ रही है और जिस तरीके का अपडेट आप दे रहे हैं, उससे तो संभावनाएं बड़ी कम लगती हैं। ये बड़ी दुखद समाचार है, लेकिन ये हेड ऑफ स्टेट का मामला, हर चीज़ एक पुख्ता खबर के मुताबिक ही लोगों को रिएक्ट करना चाहिए। जब ये डिक्लेयर हो जाएगा तभी कौन से लोग इसमें आगे भूमिका में आएंगे, इसकी चर्चा बनती है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा मकसद उनकी लोकेशन और उनको रेस्क्यू करने का है। जब तक पूरे तरीके से 100% एश्योरेंस नहीं हो जाता कि ये दुर्घटना हो गई है, तभी इस पर रिएक्शन दिया जा सकता है। लेकिन तमाम तरीके के स्पेकुलेशन जो आने शुरू हो गए हैं, उसमें देखिए एक तो वेदर है, एक टेक्निकल फेलियर है, कोई सबोटैज के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन रिएक्शन इस समय जब ईरान में इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्पेकुलेशन से सारे लोगों को बचना चाहिए। ऐसा वक्तव्य देना जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो, एक तरीके का फॉरवर्ड वहाँ सेटअप हो, जिस तरीके से चीज़ें एज इट इज़ मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा हॉट और बॉइलिंग हॉट हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सारे लोगों को कंसंट्रेट रखना चाहिए। और जब चीजें पूरी तरीके से प्रूव हो जाएं तो बहुत समय है आपको रिएक्शन देने के लिए। इस समय मकसद है टाइमली रेस्क्यू, उस लोकेशन को देना, और ईरान आगे क्या एक्शन लेता है, किस तरीके से उनकी जो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है इस वक्त क्या एक्शन लिया जाता है, ये सारी चीजें बहुत जिम्मेदारी के साथ जानकारियों को सामने रखना चाहिए। और वो हम लगातार कर रहे हैं कि ये बहुत जिम्मेदारी के साथ सोर्स बताकर कहां से जानकारी मिल रही है, और तब तक जब तक ये आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक हम और कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पर्सपेक्टिव हम जरूर दें कि अलग अलग जानकारियां किस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन एम्बेसडर महेश सचदेव जी, ये जो हुआ है अभी, इसमें साजिश की बात भी हो रही है और हादसे की बात भी हो रही है। देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई कि अगर किसी भी तरह की साजिश हुई, अगर इसमें इजराइल का हाथ हुआ तो हम किस तरह का रिएक्शन करेंगे। तो ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर, ये साजिश हो सकती है, ये हादसा हो सकता है? दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना होगा कि ईरान के विरोधियों की कमी नहीं है। इजराइल, अमेरिका, अज़रबैजान कुछ हद तक, और ईरान के अंदरूनी विरोधी भी ये ईरान की सत्ता में जो लोग हैं उनका भला नहीं चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का व्यक्तिगत तौर पर जो योगदान रहा है ईरान की सियासत में पिछले 25-30 सालों से, वो एक कठोर जज का रहा है। वो ईरान के कम दुश्मन नहीं है, ईरान के भीतर भी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह का कोई सैबोटाज कर सकते हैं। ईरान के बाहर भी उसके तमाम तरह के ऐसे दुश्मन हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये हादसा है या ये दुर्घटना है, ये साजिश है या ये हादसा है, इस पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, हम आपको लेकिन इस वक्त आपको दे दें कंप्लीट अपडेट। ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दरअसल अभी तक क्या कुछ हुआ है वो बयां करती हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये जानकारी सामने आ चुकी है। अजरबैजान से लौट रहे थे, सीमा पर बांध का इनॉग्रेशन हुआ था जहां पर अजरबैजान के राष्ट्रपति भी आए थे अलीयेव, और उनके साथ मुलाकात करने के बाद, उद्घाटन करने के बाद बांध का यहां वापस आए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे से पहले का वीडियो भी सामने आया है। प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो वहीं बड़ा सवाल है कि हादसा है या साजिश। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान सरकार के अधिकारी का बयान सामने आया है, एक ऑफिसर का बयान सामने आया है। क्रैश साइट से आ रही खबरें अच्छी नहीं हैं। तो देखिए, ये बड़ा बयान ईरान के एक अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया है कि क्रैश साइट से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं।
क्या कुछ हुआ है अभी तक, आपको बताने की हम कोशिश करते हैं, एक रिकैप करते हैं कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें क्या कुछ जानकारी हमारे पास है, आपको बता दें। तो देखिए अभी तक क्या कुछ हुआ है और किस तरह की जो आशंकाएं हैं वो जाहिर की जा रहे हैं, वो आइए आपको बता देते हो। तो देखिए क्या हुआ है, दरअसल 3 हेलीकॉप्टर थे जो रवाना हुए थे और इस काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी, 2 हेलीकॉप्टर सेफली लैंड कर गए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि एक हेलीकॉप्टर तय रूट से भटककर बहुत दूर जाकर गिर गया जहां वो क्रैश हो गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे मजबूत होता है, लेकिन आशंका ये जाहिर की जा रही है कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हुआ तो हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये आशंका जाहिर की जा रही है कि दुर्घटना हुई है और बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर। एक और आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर काफ़ी सुरक्षित होता है, यानी बहुत ज़्यादा SOPs होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, VVIP, और वो भी राष्ट्रपति जब सफ़र कर रहे हों। लेकिन आशंका क्या जाहिर की जा रही है, अगर लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ट्रेस नहीं तो फिर हादसा और ज़्यादा गंभीर होगा, क्योंकि अब तक ट्रेस नहीं हो पाया है, कई घंटे बीत गए हैं। इसको लेकर आशंका अब ये जाहिर की जा रही है कि इसका मतलब एक बड़ी दुर्घटना हुई है, इसका मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर सबसे अनुभवी पायलट चलाते हैं, आमतौर पर हमेशा ही बहुत अनुभवी पायलट चलाते हैं राष्ट्रपति का पायलट या कोई भी VVIP मूवमेंट हो रहा हो। तो आशंका ये जाहिर की जा रही है कि अगर अनुभवी पायलट के होने पर भी हादसा हुआ तो क्या हालत गंभीर होगी, यानी बहुत ज़्यादा हालात गंभीर होंगे। अगर हेलीकॉप्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट चला रहे थे उसके बावजूद इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, तो क्या आशंकाएं इस समय जाहिर की जा रही हैं, वो परिस्थितियां हम आपके सामने रख रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर बाइडेन को दे दी गई है, यानी अमेरिका में ये जानकारी दे दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बता दिया गया है कि इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। व्हाइट हाउस को हादसे का अपडेट दे दिया गया है। देखिए अब अगर ईरान में इस तरह की दुर्घटना हुई है, जहां पर ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ईरान के लिए इसके बहुत मायने हैं। ईरान के भीतर भी ईरान की राजनीति में इसके बहुत मायने हैं, लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया के लिए भी इसके बहुत मायने हैं और इसी वजह से जो बाइडेन को इसकी जानकारी दे दी गई है। हम आपको लेकिन देखिए बता देते हैं कि किस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये देखिए हेलीकॉप्टर में बैठे एक शख्स का बाहर से संपर्क था। तो क्या क्या जानकारी हमारे पास है आपको बता दें। क्रैश पर जो 5 अपुष्ट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने आई हैं, क्योंकि इनकी पुष्टि नहीं है, हम आपको एक बार फिर से बता दें, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने तमाम जानकारियां रख रहे हैं। ये अपुष्ट जानकारी है, यानी किसी आधिकारिक सोर्स की तरफ से जानकारी नहीं आई है, लेकिन अलग अलग जानकारियां हैं जो सामने आई हैं। जिसमें दूसरी बड़ी जानकारी है कि अजरबैजान बॉर्डर पर मोसाद काफ़ी सक्रिय है, यानी इसकी भी चर्चा की जा रही है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हादसे वाली जगह अजरबैजान बॉर्डर ही है, यानी जहाँ पर हादसा हुआ वो दरअसल अजरबैजान बॉर्डर है और वहाँ पर मोसाद काफ़ी एक्टिव है, इसकी चर्चा हो रही है। चौथी बड़ी जो खबर है, अपुष्ट खबर है ये कि उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की जांच नहीं की गई थी, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर की जांच नहीं हुई। और पांचवी खबर ये कि ख़राब मौसम का अलर्ट वक्त पर नहीं पहुंचा, यानी आगे मौसम ख़राब है या ख़राब मौसम का जो अलर्ट था वो नहीं पहुंचा, इसकी भी चर्चा हो रही है। हालांकि इसमें अलग अलग जानकारियाँ सामने आ रही हैं। देखिए ये जो जानकारी है सुमित, जिसमें ये कहा जा रहा है कि समय से नहीं पता लगा कि मौसम ख़राब है, उसका अपडेट नहीं आया। आमतौर पर राष्ट्रपति या कोई भी VVIP मूवमेंट हो या आमतौर पर भी अगर हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो मौसम की जानकारी होती है। जब राष्ट्रपति का मूवमेंट हो रहा होगा ईरान में तो क्या मौसम की जानकारी समय रहते नहीं ली गई होगी? उसके बावजूद अगर उड़ान भरी गई तो फिर किस तरह की हालात हो सकते हैं? तो मेरा देखिए, मैं आपको एक मोटे तौर पे बताऊं कि राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल होता है खासतौर पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत सीक्रेट रखा जाता है, किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं जाता। और अगर आप देखें कि 3 हेलीकॉप्टर लगातार राष्ट्रपति के साथ उड़ान भर रहे थे, उनका पीछे का मकसद यही होता है कि अगर एक हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ जाए तो फिर बाकी के दोनों हेलीकॉप्टर से उनको वहां से इलाके से निकाला जाए। लेकिन वेदर कंडीशन एकदम से खराब हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार अगर वेदर कंडीशन खराब हो गई थी, तीनों जो हेलीकॉप्टर्स थे वो लगातार एक साथ उड़ान भरी इन तीनों हेलीकॉप्टर्स ने, तो फिर
राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ही इस तरीके से क्रैश लैंडिंग करनी क्यों पड़ी, आखिरकार क्या वजह रही? क्योंकि एक ही इलाके से उड़े थे, एक ही डेस्टिनेशन पर जाना था। तो ये कई सवाल है जो लगातार इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल्स में सारी चीजें होती, ना सिर्फ सैटेलाइट फोन हो, रेस्क्यू टीम्स लगातार उनके चलती है, यहां तक कि ग्राउंड टीम्स को भी तैयार किया जाता है कि आखिरकार अगर कोई इवेंचुअलिटी आती है, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, तो फिर जो ग्राउंड टीमें हैं वो भी काम कर सके। हालात आपसे मैं जानूंगी किस तरह के हालात इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो बहुत अच्छी खबर नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि क्रैश साइट पर बारिश शुरू हो गई है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और दिक्कत। क्रैश साइट पर बारिश शुरू हो गई है, बारिश से विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी लेकिन मुश्किलें हैं। तो देखिए, बारिश शुरू हो गई है, इससे विजिबिलिटी में तो सुधार हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से अपनी अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। तब जबकि आप पहाड़ी इलाके में, जो जंगल का इलाका है, वहां पर अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हो तो ऐसे में जो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे साथ मनीष भी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मनीष, देखिए, बारिश शुरू हो गई है तो विजिबिलिटी तो बेहतर हुई है, लेकिन बारिश की फिर अपनी अलग तरह की दिक्कतें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर निश्चित तौर पर जो दुर्गम इलाका है, पहले से ही फॉगी वेदर था, बारिश वगैरह की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। लेकिन सवाल है कि 3-4 घंटे पहले हुआ क्या, और उसे लेकर ईरानियन अथॉरिटी दरअसल खराब मौसम को बहुत कारण नहीं मानने को तैयार है। और वहां तमाम तरह की बातें हैं जिसमें हम लगातार कह रहे हैं कि साजिश की आशंका पर जोर दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि 3 हेलीकॉप्टर, 3 में से 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन ईरानियन राष्ट्रपति और ईरानियन विदेश मंत्री को कैरी करने वाला हेलीकॉप्टर वो नहीं पहुंच पाता है। तो वैसी स्थिति में, और खास करके तब जबकि लोकेशन बेहद संवेदनशील इलाका, ईरान और अजरबैजान का वो इलाका जहां पर कि इस बात की आशंका होती है कि कुछ भी हो सकता है, सबोटाज भी हो सकता है, और इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा बनी रहती है। और इसी वजह से ईरानियन एजेंसी, ईरानियन अथॉरिटी, ईरान में चर्चा क्या है, ईरान में इस वक्त बेहद तनाव है। ईरान में तनाव इसलिए है क्योंकि उनके राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री कई घंटे से गायब हैं। लगातार कोशिश के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 3 में से और इस वजह से वो मौसम को एक कारण नहीं मानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके हेलीकॉप्टर को, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के हेलीकॉप्टर को सबोटाज किया गया है या फिर उसको टारगेट किया गया। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर मध्य पूर्व में सबसे बड़ा तनाव दिखाई दे सकता है। जी मनीष, और मनीष, जो आप कह रहे थे कि ईरान में अभी क्या चल रहा है, तो अपने दर्शकों को यही बता देते हैं। ईरान में अभी क्या चल रहा है, किस तरह के हालात बने हुए ईरान में। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ उनकी आपातकालीन बैठक है ये, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ वो तमाम तरह के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर के हार्ड लैंडिंग की पुष्टि कर दी है। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि रईसी यानी ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हैं, ये बात भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ग्राउंड पर रेस्क्यू तेज हो गया है। हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था खराब मौसम की वजह से। रेस्क्यू के लिए 40 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। तो देखिए, हम आपको वो पूरा अपडेट दे रहे हैं जो अभी तक ईरान से निकलकर सामने आ रहा है। इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन रेड क्रेसेंट की टीम भी वहां मौजूद है, वो भी लगातार ऑपरेशन में सहयोग कर रहे हैं। तेहरान की इमाम रेजा मस्जिद में रईसी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। ईरान में कई शहरों की मस्जिदों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए इस वक्त ईरान में दुआएं मांगी जा रही हैं। तो ईरान में हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें हर तरफ दुआओं का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। आपको एक और बड़ी खबर इस वक्त जो ईरान से निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें, ईरानी टेलीविजन के सभी प्रोग्राम रोक दिए गए हैं। तो देखिए, टेलीविजन पर सिर्फ प्रार्थना चलाई जा रही है। सभी जो कार्यक्रम थे ईरानी टेलीविजन के, उन्हें रोक दिया गया है। ईरानी टेलीविजन पर सभी कार्यक्रमों को रोकने के बाद अब दुआएं चलाई जा रही हैं, दुआ मांगी जा रही है। और तमाम जो मस्जिदें हैं वहाँ से जानकारी मिल रही है ईरान में, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और वो भी प्रार्थना कर रहे हैं।
तो देखिए, जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं और इसी वजह से तमाम जो शंकाएं हैं वो जाहिर की जा रही हैं। अश्विनी सिवाच जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी सिवाच जी, अगर जिस तरह के हालात हैं, अगर खामेनेई को कुछ भी होता है जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है, तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान कमज़ोर होगा? क्या इसका कोई असर पड़ेगा ईरान की विदेश नीति पर, ईरान के इंटरनल देश के भीतर जो हालात हैं उस पर? हाँ देखो सुमेरे, इसमें तो कोई शक नहीं, जो आयतुल्लाह खमैनी हैं जो सुप्रीम लीडर हैं, उसके बाद अगर सबसे बड़े पॉपुलर लीडर थे वो इब्राहिम राइसी थे। और वो भी सोचा जा रहा था हो सकता है जब आयतुल्लाह अल खमैनी रिटायर होते हैं तो फिर इब्राहिम राइसी ही सुप्रीम लीडर बनेंगे। तो इनका कद तो बहुत बड़ा था और इनको माना जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग और बड़े लीडर थे जो कि एक हार्ड लाइन अप्रोच ले रहे थे ईरान की। तो क्या इनके पीछे जो सबोटाज है मोसाद ने कराया है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते। मगर ये सच्चाई है, यूं तो ऐसा लगता है ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। मगर एज अ पर्सनैलिटी इब्राहिम राइसी जो 30 साल से बहुत ही टॉल लीडर थे और एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे और उनकी जो अप्रोच थी वो बहुत ही हार्ड लाइन थी, तो मुझे लगता है उस पर तो कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। और चंद एक समय से उनके इंटरनल डिसेंट भी आ रहा था ईरान में, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि ईरान की पॉलिसी ओवरनाइट चेंज होगी, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। क्योंकि आयतुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं फॉरेन पॉलिसी में। और जो लड़ाई अभी इजराइल हमास की चल रही है और ईरान का जिस प्रकार से एक प्रकार से प्रभाव है वो चलेगा। एक मैं चीज सुमेरा बताना चाहता हूँ, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अभी हमारी ईरान के साथ डील हुई है 10 साल की, जो कि एक ग्लोबल पोर्ट इंडियन पोर्ट्स के साथ जो डील हुई है वहां पर चाबार पोर्ट की कि हम पोर्ट चलाएंगे, क्या उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे इलाके में कमांड किया ब्रिगेड जहां पर वेदर कंडीशन बहुत जल्दी चेंज होती हैं। ये जो 3 हेलीकॉप्टर हैं वो 2 हेलीकॉप्टर कहां गए? उनके पास सैटेलाइट टेलीफोन होता है, उन्होंने कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा अचरज की बात है। ये सवाल उठ रहा है सर कि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ मूव कर रहे थे, 2 लैंड कर गए, सुरक्षित लैंड कर गए, एक हेलीकॉप्टर उसमें से जिसमें राष्ट्रपति थे उसी के साथ ऐसा हुआ और फिर जानकारी भी लोकेशन की बहुत समय तक साझा नहीं की गई। तो इससे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, रईसी की वापसी से पहले की तस्वीर सामने आई है। अजरबैजान से रवाना होने से पहले की ये तस्वीर है। तो देखिए, वापसी से ठीक पहले की तस्वीर, यानी हेलीकॉप्टर में सवार होने से ठीक पहले की तस्वीर सामने आई है इब्राहिम रईसी की। उनके साथ उनका पूरा डेलीगेशन मौजूद था और ये तस्वीर ठीक रवानगी से पहले की, यानी हेलीकॉप्टर में सवार होने से ठीक पहले की तस्वीर है। वो अजरबैजान से जब रवाना हो रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। अजरबैजान के साथ भी तनावपूर्ण हालात रहे हैं लगातार ईरान के, वो हालात भी इस बांध के बन जाने की वजह से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ईरान के भीतर, यानी ईरान देश के भीतर भी तमाम तरह के इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो सरकार के खिलाफ लगातार काम करते रहते हैं। और इस बीच हिजबुल्लाह ने बड़ा सवाल खड़ा कर ही दिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके कई मायने हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम आपको ये बताते हैं कि इब्राहिम रईसी का दरअसल कार्यक्रम क्या था, कहाँ वो गए थे, क्या हुआ है, क्या जानकारी है। अजरबैजान में रईसी का कार्यक्रम था, जो सीमा है ईरान और अजरबैजान की, वहाँ पर ये कार्यक्रम था अजरबैजान में। इब्राहिम रईसी अजरबैजान के दौरे पर थे। अजरबैजान में एक डैम का, एक बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे और ये डैम दोनों देशों के लिए बहुत अहमियत रखता है। अराज नदी पर गिज गलासी डैम का उद्घाटन किया उन्होंने। उनके साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव भी मौजूद थे। गिज गलासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का उद्घाटन किया, दोनों राष्ट्रपति वहाँ पर मौजूद थे, ईरान के राष्ट्रपति भी और अजरबैजान के राष्ट्रपति भी। रईसी ने अजरबैजान में नेताओं से मुलाकात भी की, उनकी एक अहम बैठक भी हुई, एक 1-to-1 बैठक हुई। रईसी ने अजरबैजान में ये मुलाकात की, नेताओं के साथ मुलाकात की, अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव के साथ मुलाकात की, उनके साथ जो डेलीगेशन में तमाम मंत्री गए थे उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी गए थे, उनके साथ विदेश मंत्री भी गए थे, उनके साथ तमाम और अधिकारी मौजूद थे। वो तमाम उनके साथ मंत्री वहाँ उस बैठक में भी मौजूद थे, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर में ये पूरा डेलीगेशन गया था इस उद्घाटन में शिरकत करने के लिए। तो ये वो कार्यक्रम था जिसमें वो शिरकत करने के लिए गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर से रवाना हुए, 3 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, MI-17 3 हेलीकॉप्टर, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे वो क्रैश हुआ है।
एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो बता देते हैं आपको, जो ईरान से आ रही है। ईरान से एक और बड़ी खबर है कि ईरानी सुरक्षा सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हत्या के प्रयास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हत्या के प्रयास की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 3 हेलीकॉप्टर में से रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्रैश क्यों हुआ? 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भर रहे थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर यानी इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्रैश कैसे हुआ? ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से सवाल उठ रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। और अभी हमारे साथ अश्विनी सिवाजी मौजूद है, वो भी ये सवाल उठा रहे थे। शादेंदु जी, ये बड़ा सवाल है, 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते हैं और उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में मैं सर आपके पास आऊँ उससे पहले ये देखिए, हम आपको मैप के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये 3 हेलीकॉप्टर थे, ये 3 हेलीकॉप्टर, और इनमें से जो बीच में हेलीकॉप्टर है वो ईरान के राष्ट्रपति जिसमें सवार थे, वो हेलीकॉप्टर था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इसमें सवार थे, और इन 3 हेलीकॉप्टर में से ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। ये दोनों हेलीकॉप्टर उसी मौसम में उसी जगह से आगे बढ़ते हैं और जाकर सेफली लैंड करते हैं। तो अब इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, ये इस तरह का घटनाक्रम है जिसमें तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जाएंगी, तमाम तरह के सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही संदेहास्पद हालात हैं जिस तरह के हालात बने हैं। शादेंदु जी, देखिए, ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि तीनों हेलीकॉप्टर एक जगह से उड़ान भरते हैं, एक ही जगह से गुजरते हैं, और एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, बाकी दोनों सेफली लैंड करते हैं। जो सबके दिमाग में संदेह डालती है कि 3 हेलीकॉप्टर थे, और जब भी देखिए वीआईपी हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं तो सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर आगे फ्लाई करता है, वो वेदर क्लियर देता है, फिर जो जिसमें वीआईपी सवार होता है वो हेलीकॉप्टर जाता है, और पीछे एक एस्कॉर्ट करता हुआ लास्ट में हेलीकॉप्टर जाता है। जनरली ये है, लेकिन क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे वहाँ पे ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा संदेह है, 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लैंड होते हैं। अगर वेदर खराब था तो पहला वाला हेलीकॉप्टर जो टेक ऑफ किया था, या वो उसने क्लियरेंस नहीं देना था, तो लिहाजा तमाम तरीके का स्पेकुलेशन है। मेरा मानना है कि ईरान इस समय बड़े डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा है। इस समय स्पेकुलेशन पे कोई रिजल्ट पे आना या बताना या संभावना जताना आग में घी डालने का काम करेगा। इसलिए पूरे जिम्मेदारी के साथ जब तक सारी संभावनाएं, सारे रिपोर्ट, सारी चीजें आ नहीं जाती, कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना कि मोसाद या मिलिटेंट या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको एलिमिनेट किया है, कहना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा मानना है कि ईरान को पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल एजेंसी की जरूरत पड़े तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करें और एक निर्णय पे पहुंचे कि ये हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि उन्हीं का वीआईपी हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री दोनों बैठे थे वही टारगेट हुआ। हो सकता है मैकेनिकल फेलियर हो सकता है कहीं वैक्यूम में आ गया हो, वेदर का भी रूल आउट नहीं हो सकता, पायलट का भी एरर बताया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लेकिन आए सर हैं। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम सारी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालात ईरान की विदेश नीति की वजह से भी बने हुए हैं, ईरान के इंटरनल हालात जो हैं उसको लेकर भी, जब इस तरह का घटनाक्रम होता है जहां पर कोई राष्ट्र अध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्रपति और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ इस तरह का मामला सामने आता है, तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे और वो उठ रहे हैं। और ये कौन इसके पीछे हो सकता है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। हम इस पर और डिटेल से बात करेंगे और क्या कुछ हो सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या असर होगा, वो भी बताएंगे। लेकिन आपको पहले रईसी के हेलीकॉप्टर के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर क्या है। ये MI-17I हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। इसकी खासियत क्या है वो जान लीजिए। ये जो हेलीकॉप्टर है, रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर को जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये MI-17I हेलीकॉप्टर है। MI-17I उन्नत और हाईटेक हेलीकॉप्टर है, एक हाईटेक हेलीकॉप्टर है ये। MI-17I एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। रूस ने हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया है, उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये हेलीकॉप्टर कारगर होता है। इसके अलावा 2VK-250003 इंजन से लैस है, यानी ये इंजन इसके अंदर होता है, 2 इंजन होते हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार इस हेलीकॉप्टर की होती है और 50 डिग्री से -50 डिग्री तापमान में ये उड़ान भरने में सक्षम होता है। यानी कई तरह के टेरेन में, कई तरह के मौसम और हालात में ये उड़ान भर सकता है। -50 डिग्री में भी उड़ान भर सकता है और 50 डिग्री जो तापमान है उसमें भी उड़ान भर सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ी जानकारी आ रही है। हादसे वाली जगह पहुंची है रेस्क्यू टीम, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है हेलीकॉप्टर क्रैश की जगह पर और ये बड़ी जानकारी है, जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई है उस जगह पर जहां पर ये
हेलीकॉप्टर क्रैश किया। ये बड़ी जानकारी अपने आप में। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है हमें? पहली टीम जो है वो क्रैश साइट के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसने ये भी बताया कि देखिए लगातार उस इलाके में बारिश हो रही है, जिससे विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लीन हो गई है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी क्लीन हो जाने की वजह से उनको एक डायरेक्शन मिल गया है और यही वजह है कि टीम लगातार उस इलाके के पास पहुंच रही है जहां पे क्रैश हुआ है, क्योंकि उसके बेहद करीब एक गाँव है जहां से लगातार उन लोगों से भी रेस्क्यू टीम ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तरीके का कोई ऐसा ब्लास्ट की आवाज नहीं सुनी। तो सुमेरा, कई ऐसे स्पेकुलेशन है लगातार जो कहे जा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या होगा। टीम अभी भी बहुत क्लोज है, पहुंचने वाली है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस है, जो लगातार वहां से खबरें आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। रेस्क्यू टीम को जरूर बढ़त मिली है, सफलता मिली है, लेकिन अब तक टीम उसके बिल्कुल करीब पहुंची है, उस साइट पर एग्जैक्टली नहीं पहुंची है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे कि आखिरकार प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे थे कि आखिरकार जो प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर और उसके साथ थे, वो कैसे पहुंच गया इस पूरे एरिया में, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि वहां पर 70 मीटर तक के लंबे पत्थर हैं, माउंटेन्स हैं। तो ऐसे में इन माउंटेन्स का इस्तेमाल क्या अटैक करने के लिए किया जा सकता है? क्या वहां पर गुफा बनाकर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जा सकता है? क्योंकि इन इलाकों में अक्सर, क्योंकि जब बहुत ज्यादा फॉगी होता है तो लो फ्लाइंग की बात कही जाती है। तो ऐसे इलाकों के अंदर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है रॉकेट लॉन्चर अटैक से या फिर दूसरी चीजों से, तो ये बड़ी प्रबल चीजें हैं जो अभी भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। तो कई एंगल्स पे लगातार रेस्क्यू टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन भी जारी है कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई, कहां लैप्सेस हुए। प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में जब 2 हेलीकॉप्टर और थे तो उनको सूचित क्यों नहीं किया गया? वो आखिरकार कितने डिस्टेंस, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जाता है कि उसको जो रेस्क्यू, जो पीछे हेलीकॉप्टर चल रहे होते हैं, उनको उनके साथ ये डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है कि आखिरकार अगर सामने वाले यानी प्रेसिडेंट के मेन हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आती है तो वो उसके रेस्क्यू के लिए तुरंत वहां पर पहुंच सके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को तलाशा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी साइड बाय साइड चलती जा रही है। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए, अगर ये जानकारी सामने आ रही है कि पहली टीम पहुंच गई है, यानी अब एग्जैक्ट लोकेशन तक की जानकारी भी मिल गई है, और क्या वहां तक टीम पहुंची है, तो फिर और क्या जानकारी सामने, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है, लेकिन उसके आगे कोई और जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर रेस्क्यू टीम ठीक उस जगह पर लोकेट कर लेती है, वहां पहुंच जाती है, तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी ये देखने के लिए कि राष्ट्रपति कहाँ है, विदेश मंत्री कहाँ है, उनसे कांटेक्ट होता है कि नहीं। और अगर उनसे कांटेक्ट होता है तो मुझे लगता है कि कांटेक्ट होने के कुछ सेकंड के भीतर वो तेहरान तक ये बताएंगे कि हाँ, राष्ट्रपति सुरक्षित है, विदेश मंत्री सुरक्षित है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद भी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि ईरान के राष्ट्रपति किस हालत में है, ईरान के विदेश मंत्री क्या है। और देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री 4 घंटे से ज्यादा वक्त से लापता हैं, उनके बारे में कोई कांटेक्ट नहीं है। और इसीलिए ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा है कि हमने आर्मी रवाना की है, हमने IRGC ट्रूप्स रवाना की है, हमने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां पर रवाना किया है। और इन सब से बढ़कर बात, आखिरकार 3 में से वही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ जिसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सवार थे। देखिए, हमने लगातार बताया I-17 हेलीकॉप्टर काफी सुरक्षित होता है, वो इस तरह के मौसम में फ्लाई कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो 2 हेलीकॉप्टर, जिसमें कि दूसरे और मंत्री शामिल बैठे हुए थे, जो ऊर्जा मंत्री बैठे थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे थे, वो सुरक्षित पहुंच गए। कम से कम मंत्रियों के हेलीकॉप्टर से तो बढ़िया ही हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति का होगा। और अगर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में नहीं फ्लाई कर पा रहा है और बाकी मंत्रियों का हेलीकॉप्टर फ्लाई कर पा रहा है, इस वजह से ईरान में पैनिक है, इस वजह से अब मिडिल ईस्ट में तनाव हो रहा है। सवाल तो उठेंगे और वो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि तीनों ही हेलीकॉप्टर MI-17I हेलीकॉप्टर थे, लेकिन सवाल जरूर है क्योंकि से एक साथ उड़ान भरी, एक जगह और एक इलाके से गुजर रहे थे, और ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति का ही जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश करता है। लेकिन कहा गया कि हार्ड लैंडिंग हुई है, तो वो भी एक बार फिर से आपको बताते हैं कि दरअसल हार्ड लैंडिंग का क्या मतलब है, क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, जिसपे ईरान के राष्ट्रपति रईसी सवार थे। तो देखिए, दरअसल क्या है, ये बड़ा सवाल है कि ये हादसा है या ये साजिश है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है तमाम तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन हार्ड लैंडिंग क्या होती है? ज़मीन से ज़ोर से टकराना, यानी हेलीकॉप्टर नॉर्मल लैंड नहीं करता है, वो बहुत ज़ोर के साथ आकर ज़मीन के साथ टकराता है। टक्कर से नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि टक्कर होती है और क्योंकि एक नॉर्मल लैंडिंग नहीं हो रही होती है, इस वजह से नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। यानी जब लैंड करेगा
क्योंकि वो हार्ड लैंडिंग है, यानी वो इस तरह से लैंड कर रहा है जिसमें वो तेज़ी के साथ ज़मीन पर आता है, या किसी तरह की गड़बड़ी की वजह से वो इस तरह से लैंड कर रहा है, नॉर्मल लैंडिंग नहीं है, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या वजहें हो सकती हैं इस तरह की हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग की वजह? जो इंजन है उसमें किसी तरह की ख़राबी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, यानी कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, मैकेनिकल दिक्कत आने की वजह से ऐसा हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम फेल होने की वजह से ऐसा हो सकता है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से हो सकता है, और इस इलाके में उस वक्त विजिबिलिटी कम थी, मौसम ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जो हेलीकॉप्टर है उसे हार्ड लैंडिंग करनी पड़े, उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़े। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, ये वो आपको बता देते हैं, जहाँ से मुलाकात करके आ रहे थे वो अज़रबैजान का इलाका है, अज़रबैजान के राष्ट्रपति वहाँ मौजूद थे, और अज़रबैजान के राष्ट्रपति का पहला बयान सामने आ गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर उन्होंने अपना पहला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से चिंता जाहिर की है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि हम चिंतित हैं, हम सभी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, वो हमारे भाइयों जैसे हैं, और हम ऐसे समय में सलामती की दुआ कर रहे हैं। इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात आज हुई थी, उन्होंने ये भी साझा किया। मुलाकात होने के बाद वो वहाँ से रवाना हुए हैं और फिर इस तरह के हालात बने। तो देखिए, इस वजह से भी इसकी बहुत अहमियत है कि जाहिर सी बात है ये पड़ोसी देश है, यहीं पर गए थे, अज़रबैजान ही गए थे इब्राहिम रईसी, और वहीं से वापसी में ये हादसा हुआ है जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन अब अज़रबैजान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए जिस तरह के हालात रहे हैं, एम्बेसडर सचदेव जी, अज़रबैजान की हम कुछ समय पहले भी बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत अच्छे हालात रहे हैं, काफ़ी तनावपूर्ण हालात रहे हैं, और ये जो बांध है वो दरअसल एक दोस्ती का बांध भी था, यानी इससे रिश्ते सुधारने की कोशिश भी थी। ऐसे में अज़रबैजान की तरफ से और अब हम ऐसा लगता है कि बाकी देशों की तरफ से भी, यानी इजराइल, अमेरिका, सबकी तरफ से ये ज़रूर सुनेंगे कि उनकी तरफ से ये कहा जाए कि इसमें किसी तरह का कोई सैबोटाज नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जी, ये सवाल अपने में महत्व रखता है और इसका उत्तर जल्दी ही मिलना चाहिए। एक तरफ तो अज़रबैजान का आर्मीनिया से झगड़ा रहा है और पिछले 3-4 साल से एक दूसरे से नगोर्नो काराबाख को लेकर के सेना एक दूसरे के ऊपर हावी रही हैं, और रूस ने उन दोनों के बीच में एक समझौता कराया था जिससे कि अज़रबैजान को नगोर्नो काराबाख होते हुए टर्की तक जाने का रास्ता मिल रहा था। ईरान ने इसका विरोध किया क्योंकि इस रास्ते के, इस कॉरिडोर के बनने की वजह से आर्मीनिया से ईरान के जो कॉरिडोर हैं उसमें व्यवधान पैदा हो रहा था, और इसको लेकर के अज़रबैजान और ईरान के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावासों में लोगों की कमी की है, और अज़रबैजान के दूतावास पर तेहरान में हमला भी हुआ था पिछले साल। उसके बाद अज़रबैजान ने अपने दूतावास बंद कर दिया था। ईरान ने भी अपने दूतावास से लोग हटाए थे, और एक कॉन्सुलेट जो बगल में जो नज़दीक में हुआ करती थी अज़रबैजान में, उसे बंद कर दिया था। तो ये सब घटनाक्रम हो चुका है, और अज़रबैजान को ईरान की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई है कि इज़राइल के जासूसी संस्थान मोसाद को अपने यहाँ जगह न दे। और ये सब होते हुए अगर इस तरह की कोई आशंका सच साबित होती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे मध्य पूर्व की हालत में खराबी आएगी और विवाद बढ़ेगा। अज़रबैजान और ईरान के बीच में जो संबंध सुधर रहे थे उनके ऊपर भी परेशानी के बादल फिर से छा जाएंगे। किसी भी तरह के, अगर इस तरह की किसी भी जिस तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, अगर इस तरह के किसी तरह के सैबोटाज की खबर सामने आती है, कोई जानकारी मिलती है, तो वो पूरी तरह से इस पूरे इलाके के हालात को बदलेंगे, उसे ज़रूर प्रभावित करेंगे। आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने बयान दिया है, रईसी की खोज के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं हम, रईसी समेत सभी को खोज कर रहेंगे। तो देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से बयान दिया गया है कि हम पूरी ताकत लगा रहे हैं
पूरी ताकत झोंक दी गई है और हम पूरी ताकत लगाकर खोज कर ही रहेंगे इब्राहिम रईसी और उनके साथ मौजूद तमाम और लोगों को जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो देखिए, ये जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, ये ज़रूर चिंता को बढ़ा रही हैं। और अब देखिए, समय भी वो जिसकी हम लगातार आपसे बात कर रहे थे कि समय किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। ईरान में अब शाम के 7:30 बज चुके हैं, यानी अंधेरा हो चुका है ईरान में, रोशनी अब नहीं है। विजिबिलिटी अगर अब बेहतर भी हुई है बारिश की वजह से, तो भी और तमाम तरह की दिक्कतें होंगी इस इलाके में। हालांकि अब चीफ ऑफ स्टाफ ये कह रहे हैं कि हमने पूरी ताकत लगाई है। जाहिर सी बात है, ईरान की सरकार की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है, क्योंकि ये कोई आम हालात नहीं है ईरान के लिए इस वक्त, तब जबकि राष्ट्रपति रईसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घटनास्थल गई टीम से संपर्क की कोशिश की जा रही है। आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम से संपर्क हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि आधे घंटे में रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी साइट पर, ये बताया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी अब जो टीम आगे गई है उससे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वो जो टीम रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही है, वो लगभग आधे घंटे के अंदर जो क्रैश साइट है, जो ज़ीरो है, ग्राउंड ज़ीरो है, जहां पर क्रैश हुआ है, वहां तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये कि देखिए, अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये तस्वीर इस तरह की साफ होती दिखाई दे रही है कि अभी तक कोई भी टीम एक्चुअल क्रैश साइट तक नहीं पहुंची है। सुमित, देखिए, इससे यही मतलब निकाला जाए, क्योंकि अलग अलग जानकारियां आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि संपर्क ही नहीं हो पा रहा है रेस्क्यू टीम से। रेस्क्यू टीम को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो आधे घंटे में पहुंचेगी एक्चुअल साइट तक। देखिए, बिल्कुल सुमेरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पिछले 4-5 घंटे से लगातार ईरान के लिए खबरें बुरी ही आ रही थी, लेकिन पहली ऐसी खबर है जो ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से पुष्टि की गई है कि आधे घंटे में जो सबसे पहली रेस्क्यू टीम थी जो लगातार उस इलाके में पहुंची थी, वो अब उस गांव से निकलकर उस साइट पर आधे घंटे में पहुंच जाएगी। तो ये जरूर एक बड़ा, आप कह सकते हैं, आधे घंटे बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है, सेंसिटिव भी है, और ये भी कि आखिरकार क्या वहां पर उनको मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला काम रेस्क्यू टीम का ये होगा कि आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति कहां है, उनको वहां से सबसे पहले निकालना, उनको रेस्क्यू कराना। और उस रेस्क्यू के लिए सबसे जरूरत होगी कि पीछे की टीमें जो है, बैकअप टीम जो है, वो भी उस इलाके में उसी समय में पहुंच सके, क्योंकि टीमों को ये हिदायत दी गई थी कि उनकी जो प्रायोरिटी है, जो सबसे बड़ी अब उनके कैसे प्रायोरिटी है, वो है राष्ट्रपति को उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना और फिर वहां से उन इलाकों से निकाल कर लाना। लेकिन अभी ये है कि पहली टीम जो लगातार उस इलाके में पहुंची थी, वो आधे घंटे में उस स्पॉट पर होगी, ग्राउंड जीरो पर होगी, लेकिन उसके बाद क्या पिक्चर क्लियर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी सुमेरा। तस्वीर उसके बाद और ज़्यादा साफ होगी, क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, क्योंकि अब तो तमाम तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि समय बीत गया है, संपर्क नहीं हो पाया है, मौसम ख़राब है। अब कहा जा रहा है कि आधा घंटा और लग सकता है, तब जबकि टीम पहुंच जाएगी एक्चुअल ग्राउंड जीरो पर जहां पर क्रैश हुआ है। क्या वाकई आधे घंटे में पहुंचेगी या नहीं, इसको भी लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन हम इसके और क्या मायने हैं, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके अब जो ईरान की विदेश नीति है उसके स्तर पर इसके क्या मायने हैं, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। शादिद जी, देखिए, आप ये लगातार कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत संभल कर कोई भी बात रखने की सामने ज़रूरत है, लेकिन अज़रबैजान की प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत ही हम नेबरिंग कंट्री हैं, हम पड़ोसी देश हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं ईरान के साथ, अब वी आर अ ब्रदरली नेशन। तमाम तरह की जो शंकाएं हैं उसके बीच में इस तरह की प्रतिक्रिया भी उनकी तरफ से सामने आई है। जाहिर सी बात है, वहाँ से आ रहे थे तो पहली प्रतिक्रिया आनी भी थी उनकी, लेकिन ईरान जिस तरह की भूमिका इस वक्त निभा रहा है मिडिल ईस्ट में, इस्लामिक वर्ल्ड में लीडर बनने की जो कोशिश है ईरान की, उसको क्या कोई असर उस पर पड़ेगा इसकी वजह से, और कैसे इस पर इसका प्रभाव हो सकता है? और देखिए, जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो उसको हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। एक हादसा, एक्सीडेंट है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ये डेलिब्रेट एक्शन किया गया, सबोटाज है, तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे और इसका पूरा मिडिल ईस्ट में इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और इसमें अगर ये सबोटाज है तो ये छोटे मोटे प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर तो ये डिटेल्ड प्लानिंग है, फिर ये प्रेसिडेंट का अज़रबैजान जाना, उनका फ्लाइट पाथ, किस समय टेक ऑफ हो रहा है, किस समय वो वापस आ रहे हैं, क्या साइट होगी, क्या ऑल्टरनेटिव साइट होगी, कहां से किसको क्या टेक ऑन किया जाएगा, कैसे सिग्नल को ब्लैकआउट किया जाएगा, ये सारी प्लानिंग बड़े डिटेल में हुई होगी। कौन से स्लीपर सेल थे, कहां क्या ऑपरेशन हुआ, और पूरा नक्शा मिडिल ईस्ट का बदलता हुआ रहा। आपने एक हेड ऑफ स्टेट के अगेंस्ट इस तरीके की साजिश की है, लिहाजा सब कुछ अगर आप समझें तो मिडिल ईस्ट की पूरी रूपरेखा बदलती हुई नजर आएगी। क्योंकि हिजबुल्लाह का आप बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, जो शंका जाहिर की जा रही है, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई सैबोटाज है, अगर कोई कोशिश है कि जानबूझकर ऐसा किया जाए और प्लानिंग के तहत ऐसा किया जाए,
तो कौन ऐसी एजेंसी हो सकती है जो इतनी मेटिकुलस प्लानिंग कर सकती है? देखिए, सबसे पहले शक की सुई तो वहाँ जाती जहाँ इस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं। इजराइल और हमास का युद्ध खत्म नहीं हो और जिस तरीके से ईरान ने इस पूरे में अपनी भूमिका निभाई है, तो उसमें सबसे पहले शक की सुई तो मोसाद पे जाती है। किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, क्या उनका जो वैसे भी कहा जाता मोसाद का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके जो सेल हैं, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बड़ा फुल प्रूफ है। वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। वो ना करें वो अलग बात है, लेकिन कैपेबिलिटी उनके पास एग्जिस्ट करती है। और ईरान ने जिस तरीके से पूरे में मिडिल ईस्ट में एक भूमिका निभाई है, चाहे वो हूती की मदद है, चाहे हिजबुल्लाह की, चाहे हमास की, और जिस तरीके से वो एक लीडर के तौर पे उभर के आ रहा था, तो एक लीडरशिप का एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा लड़ाई की विधा है। अगर आप लीडर को एलिमिनेट करते तो वो कंट्री अपने आप में ही बैक सीट हो जाता है। हालांकि उसकी पॉलिसीज को लोग आगे भी फॉलो कर सकते हैं, उनका सक्सेसर भी फॉलो कर सकता है, लेकिन एक सेटबैक तो जरूर क्रिएट किया जाता है। तो एक तरीके की लड़ाई की विधा, और ये अगर ये ऐसा सबोटाज हुआ है और इस तरीके के एजेंसी ने इन्वॉल्व किया है, तो देखिए ईरान ने हमले किए थे इजराइल के ऊपर, इजराइल ने तुरंत उसका जवाब दिया था, और लिहाजा इसका इतनी बड़ी घटना हो जाएगी जहां हेड ऑफ स्टेट चला गया, तो उसका आप समझ सकते हैं कि क्या हश्र होने जा रहा है, किस लेवल पे ये लड़ाई होते हुए जा रही है। तो मेरा मानना है ऐसा ना हो, ऐसे हम कोई भी जानकारी सामने आएगी तो फिर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट है। हालात किस तरह के हो सकते हैं, इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको सिर्फ तस्वुर किया जा सकता है कि किस तरह के हालात बनेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। ईरान के हालात पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर यह अहम बैठक बुलाई गई है। यानी ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है अमेरिका में। मनीष, तो देखिए अमेरिका नजर बनाए हुए है, जो बाइडेन नजर बनाए हुए हैं। अजरबैजान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि हम दुआ कर रहे हैं देखिए सलामती की। असर इसका दूरगामी होगा अगर किसी भी तरह के सैबोटाज, अगर किसी भी तरह की साजिश की बात निकलकर सामने आती है, अगर ये हादसा नहीं, अगर ये साजिश है तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 14 अप्रैल को ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के बाद से वैसे ही उस इलाके का तनाव चरम पर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना बाइडेन को मिली, बाइडेन उस वक्त, जैसा कि व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि उस वक्त वो एक कॉलेज फंक्शन में गए हुए थे और तुरंत ही फिर उस कार्यक्रम से वो व्हाइट हाउस आए। वो यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर यह मसला केवल एक हेलीकॉप्टर क्रैश का नहीं है, बल्कि जिस बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि अगर इसमें साजिश की बात सामने आती है, जैसा कि ईरान की सेना, ईरान की एजेंसी इस बात की आशंका जता रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 3 में से राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को कैरी करने वाला ही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ है, तो वैसी स्थिति में फिर इसके कई तरह के परिणाम हो सकते हैं। देखिए जो हालात है, ईरान और अजरबैजान का बॉर्डर, अजरबैजान में पहले से ही मोसाद और इजरायली टीम का होना, ईरान और इजराइल की अदावत, ईरान और अजरबैजान के बीच भले ही दोस्ती की गाथा डैम के तौर पर बनाई जा रही हो, लेकिन इन सब के बाद हकीकत यह है कि आज की तारीख में ईरान हर तरफ से अपने लिए थ्रेट महसूस कर रहा है। और अगर वो थ्रेट महसूस कर रहा है तो ठीक उसी वक्त अगर ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर, क्योंकि अब तो इसमें कोई शंका नहीं रही है, ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को कैरी करने वाला ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कई घंटे बीत चुके हैं, अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। ईरान की सेना, IRGC की ट्रूप्स, तमाम चीजें लगा दी गई है, लेकिन अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सलामत है या नहीं, इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो दुर्घटना स्थल से, ना तबरीज से, ना तेहरान से अब तक आई है। और वैसी स्थिति में ईरान में तमाम तरह की बातें आ रही हैं। ईरान में तनाव है, ईरान में उबाल है, और इसका परिणाम आसपास के देशों में, मिडिल ईस्ट में या ग्लोबल स्टेज पर भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में अगले कुछ घंटे बेहद निर्णायक है। बेहद निर्णायक इसलिए क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद भी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सुरक्षित रहते हैं तो आप समझिए कि कम से कम मामला नियंत्रण में रहेगा। लेकिन अगर कहीं कोई अनहोनी होती है तो फिर जितनी मुंह उतनी बातें होंगी, और ईरान की सरकार को भी अपने लोगों को यह कन्विंस करने में बहुत मुश्किल होगी कि हेलीकॉप्टर जो है वो हादसा था, वो साजिश नहीं है। और ये सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC और ईरानियन सेना के पास होगी। जी हाँ, देखिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है मनीष। इराक ने सर्च ऑपरेशन में मदद का हाथ बढ़ाया। सर्च ऑपरेशन में मदद को तैयार है इराक की तरफ से कहा गया है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में हर तरह की मदद करने का ऐलान इराक द्वारा किया गया है।